कल हमने जो एक टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, न्यूटोनियन भी बोल सकते थे हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को, या फिर हमने वर्ड यूज़ किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम वो दो तरह की पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे गैलीलियन और दूसरी हम पढ़ेंगे कौन सी, लॉरेंट्स। ठीक है, तो क्या था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने कुछ कंक्लूज़न निकाले थे। वो कंक्लूज़न क्या थे कि आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो वेलोसिटी है, ये दोनों आपकी वेरिएंट क्वांटिटीज़ निकल कर आए थे, और जो आपका एक्सेलरेशन था वो आपका इनवेरिएंट क्वांटिटी हमने प्रूव किया था। ठीक है, और क्योंकि आपका एक्सेलरेशन इनवेरिएंट था तो हमने कहा था कि जो फोर्स लगेगा वो भी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम लगेगा। इसका मतलब हम इक्विवेलेंस ऑफ मोशन की बात कर रहे थे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, अब क्या हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे कुछ नई डिस्कवरी हुई। उन नई डिस्कवरीज़ में से एक नई डिस्कवरी थी सर्च ऑफ यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकालने की कोशिश की जो हर जगह पर इक्वली वैलिड हो, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज ना हो। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए किस तरह से उन्होंने अपनी सर्च को आगे प्रोसीड किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मैक्सवेल के कॉन्सेप्ट को ध्यान में किया। मैक्सवेल का आपको बहुत अच्छी तरह पता है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन प्रोवाइड किया था। जो रिलेशन अगर आपको याद है तो रिलेशन था E=BC। ठीक है, और उन्होंने इस तरह से अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी डेवलप की थी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, लेट दैट इज एक्स डायरेक्शन, तो चार्ज के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा नहीं, जो सर्च कर रहे थे यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उन्होंने मैक्सवेल की थ्योरी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया और उन्होंने रिमाइंड किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब हमारे यूनिवर्स में मोशन करता है तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि मटेरियलिस्टिक साइंस हमें ये कहती है कि प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम वाज नेसेसरी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ वेव नॉन एज हिटेरियो। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक मटेरियलिस्टिक साइंस के कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल लाइक अ चार्ज पार्टिकल अगर आपका स्पेस में ट्रैवल कर रहा है तो उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, और उस मीडियम को उस टाइम के अकॉर्डिंग नाम दिया गया था हिटेटो। ठीक है, और ये एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल मीडियम उन्होंने कंसीडर किया था। हाइपोथेटिकल मीडियम का मतलब एक बार के लिए कुछ ऐसा कंसीडर कर लेना जिसकी प्रेजेंस को अभी प्रूव करना बाकी है, मीन्स जस्ट हाइपोथेटिकल, इमेजिनेशन में बात चल रही है। ठीक है, और उन्होंने उस मीडियम को नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। ठीक है, अब देखो ये तो सोच लिया कि क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, और उन्होंने मान लिया कि ये जो मीडियम है ये कोई हाइपोथेटिकल मीडियम है, और इस मीडियम को उन्होंने नाम दे दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। इतना सोचने के बाद फिर उन्होंने कुछ और पॉइंट्स को कंसीडर किया। पॉइंट्स को कैसे कंसीडर किया उन्होंने ये कहा, क्योंकि आपको पता है कि जो वेव है उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है। ठीक है, अगर वेलोसिटी हाई है इसका मतलब जो मीडियम उन्होंने लिया होगा वो बहुत ज़्यादा क्या रहा होगा, इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि देखो कोई सब्सटेंस जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा उसके अंदर से उतना ही स्मूथ प्रोपेगेशन होगा किसी भी पार्टिकल का। तो उन्होंने एक फर्स्ट पॉइंट ये कंसीडर किया कि द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपेगेशन डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। जितना ज़्यादा सब्सटेंस इलास्टिक होगा वेव का प्रोपेगेशन उतना ही स्मूथ होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी हाई, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है तो ये कंक्लूड किया गया कि इलास्टिसिटी ऑफ ईथर मस्ट बी वेरी हाई। जो आप एक हाइपोथेटिकल मीडियम एज्यूम कर रहे हो ईथर, उन्होंने कहा कि उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए।
ठीक है। फिर एक सेकंड कॉन्सेप्ट उन्होंने कंसीडर किया, क्योंकि आप बात कर रहे हो लाइट की और आपको पता है कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब जिसमें पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन होती है तो उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स मीडियम। तो उन्होंने कहा क्योंकि आपको पता है कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सो सम फोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर वेलोसिटी ऑफ सच वेव। ट्रांसवर्स वेव को मूव करवाने के लिए हमेशा एक फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फोर्स हमेशा कौन प्रोवाइड कर सकता है, किसी बॉडी का मास हो एंड देन उसकी हम वेलोसिटी में चेंज कर दें। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि अगर लाइट वेव ट्रांसवर्स इन नेचर है तो उनको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और फोर्स हमेशा कौन प्रोवाइड करवा सकता है, एक सॉलिड सब्सटेंस। तो उन्होंने दो बातें कंसीडर की। उन्होंने कहा क्योंकि स्पीड की लाइट की स्पीड बहुत हाई है तो जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होना चाहिए नेचर में। दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, फोर्स हमेशा सॉलिड सब्सटेंस ज़्यादा दे सकते हैं, तो जो आपने ईथर कंसीडर किया वो सॉलिड होना चाहिए नेचर में। एक आप देख रहे हो कि दोनों ही बातों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। पहले तो हम कह रहे हैं कि सब्सटेंस को सॉलिड होना चाहिए, दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि सब्सटेंस में इलास्टिसिटी भी हाई होनी चाहिए। पर आपको पता है सबसे ज़्यादा इलास्टिक कैसा मीडियम होता है, गैसियस सब्सटेंसेस आर मोस्ट इलास्टिक इन नेचर। तो दोनों ही बातें एक अकॉर्डिंगली एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी जब हमने अपने यूनिवर्सल फ्रेम की सर्च को कंसीडर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बिहाफ पर, ठीक है। एक थर्ड लिमिटेशन जो आई हमारे पास, वो थर्ड लिमिटेशन क्या थी कि जो हमारी अर्थ है वो भी कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करने का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स के ऊपर किसी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट पड़ता है, तो अगर आपकी अर्थ भी हर वक्त मोशन में है तो ऑब्वियस है कि आपकी जो पार्टिकल की स्पीड है वो हर वक्त हर इंस्टेंट पर चेंज भी होगी। ये एक थर्ड कॉन्ट्राडिक्शन आ गया था हमारे एजम्पशंस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या कंक्लूड करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या कहा, उसके बिहाफ पर हमने एक हाइपोथेटिकल मीडियम जो एज्यूम किया उसको हमने ईथर बोला। ईथर को कंसीडर करने में दो डिफ़िकल्टी आई, एक तो ये क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है तो हम इलास्टिक माने उसको, दूसरा क्योंकि हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको सॉलिड भी माने। और सॉलिड सब्सटेंस की इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा हो कि वो जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के अप्रॉक्स हो जाए, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर हमने नेक्स्ट किस तरह से सोचना स्टार्ट किया। हमने कहा वेलोसिटी इज़ अ वेरिएंट क्वांटिटी, ये आपको पता है वेलोसिटी वेरिएंट होता है, और ये हमने जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किया था तब भी ये चीज़ कंसीडर करके हम चल रहे थे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएंट क्वांटिटी है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू ईच अदर। क्योंकि वेलोसिटी एक वेरिएंट क्वांटिटी है तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक अकॉर्डिंगली गैलीलियन मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें अगर आप ये कहो कि देखो मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, लाइट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद स्पीड c, और आपने कहा कि आपकी जो अर्थ है वो भी रिवॉल्व कर रही है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, तो लाइट की जो स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो होगा वो हमारे लिए बनेगी c माइनस v। अगर हम इसी चीज़ को इस तरह से एज्यूम करें कि स्पीड ऑफ लाइट तो जा रही है, मतलब लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो तो इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो आपकी अर्थ है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है विद स्पीड v, और ये था विद स्पीड c, तो आपकी रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपका बनेगा c प्लस v। और आपको पता है किसी भी सब्सटेंस की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया जब हमने रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ को कंसीडर किया, ठीक है। फर्दर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इफ़ ईथर इज एट रेस्ट एंड अर्थ मूव्स थ्रू इट, अगर हम ऐसा मान लें कि ईथर इस पूरे सब्सटेंस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है और हमारी जो अर्थ है, सॉरी ईथर इज एट रेस्ट, ईथर रेस्ट में और अर्थ हमारी मूव कर रही है, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट शुड बी डिफरेंट डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। ये चीज़ हमने
इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू कंसीडर कर दिया कि अगर ईथर रेस्ट पे है और हमारी जो अर्थ है वो मूव कर रही है, तो हमारी जो स्पीड होगी वो अलग अलग होगी अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। हाउएवर एज स्पीड ऑफ अर्थ इज़ वेरी स्मॉल, पर क्योंकि हम ये बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ अर्थ बहुत छोटी है, तो हम इन डिफरेंसेस को नेग्लिजिबली स्मॉल कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब एक थ्योरी जो हमारी फेल हो सकती थी अभी C-V और C+V के कॉन्सेप्ट के आने से, उसको हम कहीं ना कहीं लिमिट कर सकते हैं ये बात कहकर कि यहाँ पर जो V है दैट इज़ मच मच स्मॉलर देन C एंड हैंस V कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। उस सिचुएशन में आप देखोगे कि दोनों ही कॉन्सेप्ट में स्पीड ऑफ लाइट आपकी C ही रहेगी और कुछ हद तक हम इस कॉन्सेप्ट को एज्यूम कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, माइकलसन एंड मॉर्ले दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये पता करने के लिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट में कितना चेंज आता है मोशन ऑफ अर्थ की वजह से। क्योंकि देखो अब कहीं ना कहीं हमें ये लगने लग गया था कि जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बिहाफ पर एजम्पशन कंसीडर करनी स्टार्ट की थी वो तो हमारी हो गई थी फेल, ठीक है। दूसरा, फिर हमने अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से डेवलप करने की कोशिश की कि हमने मान लिया ईथर रेस्ट पे है और इसके अंदर अर्थ मूव कर रही है और लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो फिर क्या हुआ, माइकलसन उनको कुछ हद तक लगा कि ये कॉन्सेप्ट हमारा वैलिड हो सकता है अगर हम इस एजम्पशन को लेके चलें कि मोशन ऑफ अर्थ जो है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट के। तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि माइकलसन एंड मोर्ले एक्सपेरिमेंट नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था टू डिटरमिन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू अदर। तो उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट ये निकालने के लिए किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट में कितना चेंज आता है ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ की मोशन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। देन हम उस एक्सपेरिमेंट की कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे और उनके बिहाफ पर फाइनली हमारा क्या कंक्लूज़न निकलता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।